नमस्कार दोस्तों, साथियों और प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म काकंद कॉम्पिटिटिव ज़ोन अर्थात केसी ज़ोन में। पूर्व की भांति फिर एक बार हाज़िर हूँ आप सभी के बीच हिंदी की कक्षाओं को लेकर के। हिंदी की कक्षाओं को निरंतर संचालन हो नहीं पा रहा है, उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोगों के द्वारा हिंदी साहित्य को लेकर के बात की गई, जो बच्चे खास करके बोर्ड की परीक्षाओं को देने के लिए जा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में विशेष रूप से यूपी बोर्ड की कक्षाओं को लेकर के। यूपी बोर्ड के बच्चे जो अपना कहानी, कविता इत्यादि चीज़ें तो पढ़ते हैं, लेकिन उनके पेपर में 10-15 क्वेश्चन तकरीबन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं, वो भी हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से। उसमें चूँकि इतिहास किसी भी विषय का इतिहास हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे हम जो इतिहास विषय को पढ़ते हैं, इतिहास अपने आप में पूर्व के दिनों में बीते हुए समय और उन समय के लोगों को जानने और समझने का साधन होता है। उसी के क्रम में आज हम अपने इतिहास का क्या करेंगे, एक समग्र विश्लेषण करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा कहाँ से शुरू होता है? किनका योगदान विशेष रूप से रहा है हिंदी साहित्य को लिखने और रचने में? कहाँ तक हिंदी साहित्य ने प्रगति की है? इन सभी बातों को लेकर के एक बेहतरीन कक्षा जो है आप सभी के बीच लेकर हाजिर हूँ। तो इतिहास किन दृष्टि में, किन तरीकों के लिए ज़रूरी है? इतिहास होता क्या है? इतिहास बीते हुए समय और उन समय के लोगों को जानने और समझने का एक माध्यम होता है। उसी तरह जब हम किसी भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं, किसी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उस विषय का इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का क्या इतिहास रहा है? कहाँ से इसका प्रारंभ होता है? तो अलग-अलग तरीके के, अलग-अलग विभिन्न प्रकार के आलोचक हुए हैं, समीक्षा के रूप में कई सारी किताबें लिखी गई हैं, इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। सैकड़ों तरह के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य को लेकर लिखे गए हैं। विभिन्न प्रकार के हिंदी के प्रख्यात लेखकों द्वारा, विख्यात लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन हम लोग को थोड़ा शॉर्टकट करके चलना है, थोड़ा कम शब्दों में या कम कंटेंट में ज़्यादा बातें समझनी है। तो उस क्रम को लेकर के हम हिंदी साहित्य के इतिहास को आज जानेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ पाया जाता है। एक तो हम गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में गद्य मतलब हो गया जो हम कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, मतलब एक तरह से कहानी के रूप में जो कुछ हमको दिख जाता है, वो सब गद्य के हिस्से आते हैं। पद्य के हिस्से हम जो कविताएँ पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं और प्रबंध काव्य, ऐसे कुछ काव्य जो होते हैं, वो पद्य के हिस्से आते हैं। तो गद्य साहित्य जैसे कि हर एक भाषा को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई साधन हम ढूँढ ही तलाश ही लेते हैं। तो इसी तरह जब हम विचारों के आवेग में होते हैं, जब हमारा मन मस्तिष्क जो है चिंतनशील होता है, चिंतन करने वाला होता है, तो जो कुछ हम लिख सकते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो चिंतन के क्षेत्र में जब विचारों के माध्यम से जब हम अपनी बातें व्यक्त करते हैं, तो गद्य का हिस्सा होती है। और वही जब भाव बहुत अधिक भावुक होते हैं, भाव की प्रधानता हो जाती है, तो वहाँ पर पद्य साहित्य होता है। तो गद्य साहित्य के गद्य क्या होता है, उसके बारे में जानें। गद्य क्या होता है? गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। विचारों की प्रधानता होती है। विचारों की प्रधानता होती है। इसमें लेखक होते हैं और लेखक चिंतनशील होते हैं, चिंतनशील होते हैं। गद्य में विचारों की प्रधानता होती है, इसमें लेखक होते हैं, चिंतनशील होते हैं। पद्य में भावों की प्रधानता होती है। पद्य में भावों की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। इसमें कवि होते हैं। यह लय, तुक, छंद से मुक्त होती है, मुक्त होती है। यह
क्या पद्य साहित्य लय तुक छंद से युक्त होती है। अर्थात कविताओं में एक प्रवाह होता है। काव्य क्या होते हैं, पद्य क्या होते हैं, पद्य साहित्य को हम काव्य भी कह सकते हैं। पद्य क्या होते हैं, पद्यों में भाव की प्रधानता होती है, उसमें एक लय होता है, एक तुक होता है, एक छंद होता है। तो लय तुक छंद प्रवाह लय ताल इत्यादि से युक्त विधा जो होती है पद्य कहलाती है, काव्य कहलाती है। ऐसे लय तुक छंद से मुक्त विधा क्या कहलाती है, गद्य कहलाती है। गद्य में विचार की प्रधानता होती है, पद्य में भाव की प्रधानता होती है। और हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा आज से तकरीबन 1000 साल पहले मानी जाती है। लगभग कुछ अलग अलग जो है इतिहासकारों का अलग अलग अपना अपना मत है, लेकिन एवरेज रूप से 900 सालों का इतिहास पूरा हिंदी साहित्य समेटे हुए है। लगभग 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो कालक्रम चल रहा है इतिहास को, उसको एक नजर हम जो है गद्य के रूप में डालेंगे। कैसे विकास हो रहा है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और किन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन, हिंदी गद्य साहित्य का, सर्वप्रथम हम गद्य साहित्य को ही पढ़ते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन, हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन अर्थात जो गद्य का विकास हुआ हिंदी साहित्य में। कविता का विकास तो सर्वप्रथम पहले कविता का ही विकास हुआ है, लेकिन ये गद्य को हम आगे पढ़ते हैं फिर पद्य को पढ़ते हैं, तो हम इसलिए गद्य को पहले पढ़ते हैं। तो गद्य का विकास कैसे हुआ, तो हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन हम देखते हैं कैसे कैसे हिंदी गद्य साहित्य को बांटा गया है। तो एक है पूर्व भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग या इसे प्राचीन युग भी कह सकते हैं, पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग। दूसरा है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। तीसरा है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। चौथा है शुक्ल युग, शुक्ल युग। पांचवा है शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। और छठवां है स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर, स्वातंत्र्योत्तर योत्तर, स्वातंत्र्योत्तर युग। ये जो है इनका काल विभाजन है। अब पूर्व भारतेंदु युग को 13वीं सदी से लेकर के 1868 ईस्वी तक, 1868 ईस्वी तक। भारतेंदु युग को 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ध्यान रहेगा ये सब ईस्वी में लिख रहे हैं, 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक, 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग 1919 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग 1938 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, 1947 ईस्वी। स्वातंत्र्योत्तर युग अर्थात 1947 ईस्वी से लेकर के अब तक, अद्यतन, अब तक। ये हमारे हो गए 13वीं सदी से लेकर के 1868 ईस्वी तक भारतेंदु, पूर्व भारतेंदु। भारतेंदु युग 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से अब तक। ये हमारा हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन है। अर्थात जो हिंदी गद्य का विकास हुआ, जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास हुआ, हिंदी गद्य साहित्य का विकास जो हुआ, हिंदी गद्य साहित्य का विकास हुआ, उस विकास का जो एक
औसत रूप से, एक सामान्य रूप से जो विभाजन किया गया है, इस तरह किया। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग उनके सन हैं, लेकिन आप लोग को एक मुख्य रूप से जो पढ़ाया जा रहा है, ये 13वीं सदी से लेकर के 1868 ईस्वी तक बोर्ड के बच्चों के लिए है। ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए खास करके क्लास है। पूर्व भारतीय युग, प्राचीन युग जिन्हें कह सकते हैं, 13वीं सदी से लेकर के 1868 ईस्वी तक प्राचीन युग को मान सकते हैं। भारतीय युग से लेकर से भारतीय युग 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग 1922 से लेकर के 1938 तक, और शुक्लोत्तर युग 1938 से लेकर के 1947 तक। स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से लेकर के अब तक। अब देखिए इनके नामकरण का भी कुछ विशेष काम है। नामकरण इनका ऐसे क्यों है? भारतेंदु युग, जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास है, उसमें एक बड़े लेखक पैदा होते हैं। इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको हिंदी गद्य साहित्य का पितामह कहा जाता है। अर्थात भारतेंदु के जन्म लेने के बाद से ही, या हिंदी साहित्य में उनकी योगदान से ही, हिंदी का जो गद्य विकास है, गद्य साहित्य है, वो अपने चरम पर हुआ। मतलब उसका विकास दिनों दिन बढ़ता चला गया। उसके पहले हिंदी जो रची जाती थी, केवल कविता और काव्य के रूप में ही रची जाती थी। क्योंकि उसके पहले जब हम काव्य साहित्य पढ़ेंगे इतिहास, उसमें हम पढ़ते हैं लगभग कब पढ़ 13वीं सदी से पहले भी हम, जो हमारे पहले कवि माने गए हैं श्रावकाचार्य की, जिनकी रचना थी देवसेन जी, उसके बाद सराहपा है, बहुत सारे ऐसे जो रचनाएं हैं वो हमको मिल जाती हैं लगभग 1000 ईस्वी के आसपास की, या 900 ईस्वी के आसपास की। तो जो पद्य साहित्य है ये इससे भी पहले का है। लेकिन गद्य साहित्य का विकास मुख्य रूप से भारतेंदु के जन्म लेने से ही माना जाता है, कि भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ और उनका जो साहित्य में योगदान जब से शुरू हुआ, उसके बाद से ही जो है हिंदी गद्य साहित्य का विकास माना जाता है। इसलिए भारतेंदु जी को आधार मानकर, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार मान करके वो एक कालक्रम को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। भारतेंदु युग, तो मुख्य रूप से गद्य का विकास कहाँ हो रहा है? यहाँ भारतेंदु युग में। वो कौन सा समय है? 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, 1922 ईस्वी तक का। 1868 से लेकर के 1800 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ये 1900 ईस्वी तक है। उसके बाद अब ये द्विवेदी युग कौन है? हिंदी साहित्य के बड़े आचार्य हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर। शुक्ल कौन है? जयशंकर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो बड़े निबंधकार हुए, समीक्षक हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके नाम पर इस युग का। शुक्लियोत्तर युग, मतलब इस शुक्ल जी के उत्तर, शुक्ल जी के युग के बाद, अर्थात शुक्ल जी के समय के बाद का जो युग है वो शुक्लोत्तर युग है। और उसके बाद का युग स्वातंत्र उत्तर युग, मतलब देश की आजादी के बाद। तो इस तरह हिंदी साहित्य का इतिहास, जो गद्य और पद्य दो भागों में बटा है, उसमें गद्य साहित्य का इतिहास लगभग ये 6 भागों में बांटा गया है। पूर्व भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग। भारतेंदु युग से पूर्व का समय, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र का जब जन्म होता है, उसके पहले हिंदी साहित्य में लगभग ना के बराबर गद्य साहित्य लिखा रचा गया था। पहले हिंदी गद्य के जो लेखक माने जाते हैं, अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे। अकबर के दरबारी कवि थे एक गंग कवि। गंग कवि की रचना थी चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। इसको हिंदी गद्य साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। हिंदी गद्य साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। आप सोचिए अकबर का काल कब है? अकबर लगभग 15वीं सदी का शासक है। तो गद्य साहित्य का पहली रचना हमको कब मिल रही है? लगभग 15वीं सदी में। तो चंद छंद वर्णन की महिमा, जो अकबर के दरबारी कवि गंग के द्वारा रचित है, उसको हिंदी साहित्य की पहली गद्य रचना मानी जाती है। और इतिहास के लिखने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर पहली रचना जिन्होंने लिखी है वो फ्रेंच राइटर थे, फ्रांस के थे। इनका नाम था गारसा दा तासी। इनकी रचना थी इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसके माध्यम से बहुत सारे इतिहासकारों को इतिहास लिखने का एक अवसर मिला।
ज्यादा हम लोग इन सब बातों पर नहीं जाएंगे, हम केवल सामान्य रूप से देखते चलना है क्या क्या चीजें हैं। तो ये गद्य साहित्य का इतिहास हो गया। इनका कालक्रम आपकी परीक्षाओं में ऑप्शन के रूप में पूछा जाता है कि शुक्ल युग की समय सीमा है या द्विवेदी युग की समय सीमा है, भारतेंदु युग की समय सीमा है। तो ये समय सीमा हमको याद होना बहुत आवश्यक है। 13वीं सदी से लेकर के 1868 ईस्वी तक पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग, भारतेंदु युग 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक, शुक्ल युग 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक, शुक्लोत्तर युग 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, और स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से लेकर के अब तक जो चल रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी क्वेश्चन के रूप में आता है, हिंदी साहित्य के पहले गद्य जो है गद्य रचना को किसकी माने जाते, गद्य लेखक को माने जाते हैं, तो अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा हिंदी गद्य साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। कई साहित्यकारों ने विद्यापति गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के बड़े कवि थे, गोरखनाथ को पहला गद्य लेखक माना है, गोरखनाथ को पहला गद्य लेखक माना है। तो आइए जो है उसके बाद अब विकास क्रम ये चलता कैसे है, विकास क्रम ये चलता कैसे है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा पूर्व भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले का समय। इसकी समय सीमा हमने निर्धारित की 13वीं सदी से लेकर के 1868 ईस्वी तक, अर्थात पहला जो था क्या स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया 1857 उसके समकालीन लगभग पूर्व भारतेंदु युग। इसमें कोई गद्य लेखक लगभग नहीं के बराबर मिलते हैं। इसमें एक लोग का नाम आ रहा किनका, अकबर के दरबारी कवि लगभग गंग कवि हुए, गंग कवि जिनकी रचना क्या है, चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद, ये याद रखिएगा आप लोग, ये परीक्षा में आएगा चंद छंद, इसकी पूरी संभावना है परीक्षाओं में आने की, चंद छंद वर्णन की महिमा। कि हिंदी साहित्य की पहली गद्य रचना कौन है या गद्य कवि कौन है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा मिल जाएगी। इसी में आपको मिल जाएगा जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जा रही है 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की जा रही है, ये भी प्रश्न करो, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की जा रही है। तो 1800 जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसके पहले एक रचना मिलती है आपको हिंदी गद्य की जो प्रमुख रचनाओं के रूप में भाषा योग वासिष्ठ, भाषा योग वासिष्ठ। इसके राइटर कौन है, इसके लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। उसके बाद कई सारे आपको मिलेंगे, रानी केतकी की कहानी, ये गद्य साहित्य के आधार स्तंभ है, हिंदी गद्य के आधार स्तंभ है रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खान मुंशी के पद पर कार्यरत थे, इंशाअल्लाह खान, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान। उसके बाद आते हैं लल्लू लाल, इनकी रचना है प्रेम सागर, लल्लूलाल प्रेम सागर। सदा सुख लाल, इनकी रचना है प्रेम सागर, सुख सागर, लल्लूलाल प्रेम सागर, सदा सुख लाल सुख सागर। ये हमको जो है मुख्य रूप से 4 रचनाएं हमको याद रखें। और एक और हुए सदल मिश्र, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान, ये हिंदी गद्य साहित्य की 4 आधार रचनाएं हैं। और किस काल में है, पूर्व भारतेंदु युग अर्थात 13वीं सदी से लेकर के 1868 के मध्य, 13वीं सदी से लेकर के 1868 के मध्य जो पहले कवि हमको मिलते हैं, कौन मिलते हैं, अकबर के दरबारी कवि गंग, इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। उसके बाद जब 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है,
भाषा में सुधार और साहित्य को निखारने के क्रम में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इसमें सदल मिश्र और जो है लल्लू लाल, दो लोग मुंशी के पद पर कार्यरत थे उस फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो उसको लेकर के क्या किया गया, उसमें जो गद्य साहित्य के रूप में हमको 4 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं। एक है भाषा योग वासिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी, जिसके रचनाकार हैं रानी केतकी की कहानी, इंसान खान, लल्लू लाल, प्रेम सागर, सदा सुखलाल, सुख सागर और सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान। इस तरह जो है अब हिंदी गद्य साहित्य का विकास आगे बढ़ता है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास पूर्व भारतीय युग अर्थात 13वीं सदी से प्रारंभ होता है। तब तक हमें किसी भी गद्य साहित्य के अवशेष नहीं नजर आते हैं। जो कुछ लेखकों को, कुछ साहित्यकार, इतिहासकारों के द्वारा माना गया है, जो गोरखनाथ थे उनको माना गया कि गद्य साहित्य उनकी एकाध रचनाएं मिलती हैं, लेकिन मतलब व्यवस्थित ढंग से अगर गद्य साहित्य का इतिहास देखते हैं तो पूर्व भारतीय हिंदू युग या 13वीं सदी के बाद से जो पहले कवि गंग हैं, चंद छन्न वर्णन की महिमा, इनकी रचना है। अकबर के दरबारी कवि थे। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले हुए थे राम प्रसाद निरंजनी जी, उनकी रचना है भाषा योग वासिष्ठ। ये बोर्ड परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आया हुआ है। इन सब पर बार बार फोकस इसीलिए मैं कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, रानी केतकी की कहानी इंसान खान, लल्लू लाल प्रेम सागर और सदा सुखलाल सुख सागर और सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। ये 4-5 जो रचनाएं हैं हमारे पूर्व भारतीय हिंदू युग अर्थात प्राचीन युग जो गद्य साहित्य है उसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको मुख्य रूप से हमको याद रखना है। अब जब लगभग जो है 1826 के ईस्वी में भारत में पत्रकारिता का विकास हो रहा है। लगभग 1826 ईस्वी में भारत में पत्रकारिता का विकास हो रहा है। भारत में पत्रकारिता के जनक तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ठीक, उसके बाद पहली पत्रिका जो भारत में पत्रिका के रूप में, भारतीय पत्रिका के रूप में स्थापित थी, उसका नाम है उद्दंड मार्तंड। यह भी प्रश्न आया, उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड जो पंडित जुगल किशोर शास्त्री, जो उद्दंड मार्तंड जो है 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित होती है। 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित होती है, जिसका जो है बहुत ही अत्यधिक योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में है। इसीलिए कह रहे हैं कि भारतीय हिंदू युग तक आते आते विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का विकास, विभिन्न प्रकार की गद्य विधाओं का विकास प्रारंभ हो गया था। उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 में पंडित जुगल किशोर के द्वारा, जो कि कानपुर के रहने वाले थे, इनके द्वारा इस पत्रिका का क्या किया गया, संपादन किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित किया गया एक पत्र, जिसका नाम था बनारस अखबार, जो बनारस से शुरुआत कराया गया। बनारस अखबार तकरीबन उसी के समकालीन, बनारस अखबार का जो है कहां से, बनारस से किया गया। उसके बाद बहुत सारे जो एक आते हैं हमारे दयानंद सरस्वती जी, जो बड़े समाज सुधारक थे, दयानंद सरस्वती जी, उनकी रचना गद्य साहित्य के रूप में सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश। राजा राम मोहन राय ने एक पत्रिका का संपादन किया, बंगदूत। राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का क्या किया, संपादन किया। तो इस तरह है, इस कालखंड में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन हुआ और गद्य साहित्य के विकास को क्या हुआ, एक पंख मिला। तो कुछ रचनाएं जो गद्य साहित्य के इतिहास, कवि गंग की, चंद्र, ये सब रचनाएं जो है पेपरों में, ये सब क्वेश्चन आए हुए पेपर के हैं। ये सारे अपने आप में एक एक प्रश्न है। तो उद्दंड मार्तंड हिंदी की पहली पत्रिका कौन है, उद्दंड मार्तंड, कब इसकी स्थापना किया, मतलब कब इसको जो है संपादन किया गया, 1826 ईस्वी में, किसके द्वारा, जुगल किशोर के द्वारा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है संपादित पहला पत्र कौन सा है, तो बनारस अखबार है। दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गई रचना कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश है। राजा राम मोहन राय के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया, तो बंगदूत है। तो ये विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिका और रचनाएं हैं जो इस कालखंड में घटित होती हैं। इसमें 2 और महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं। एक नाम हो सकता है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।
ये दो ऐसे थे जो उस समय की रियासत के राजा थे, लेकिन इनका हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य में बहुत योगदान है। आगे हम चलते हैं अब भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में हम जो है चलते हैं। भारतेंदु युग, भारतेंदु मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ है? 1850 में। 1850 से लेकर के हमें लगता है 1885 में इनका डेथ हो गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ है 1850 से लेकर के 1885 में इनका डेथ हो गया है। 1850 से लेकर के 1800 इनका जो है पूरा जो है रचना काल का समय है, 1850 से लेकर के 1885 तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर एक पूरे युग की स्थापना हुई। भारतेंदु अपने आप में, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग दृष्टा, और इनको हिंदी गद्य साहित्य का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। तो हिंदी गद्य साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य साहित्य का पितामह कहा जाता है। अब भारतेंदु, सॉरी यहाँ युग लिखना था, हरिश्चंद्र लिख दो। भारतेंदु युग कब से कब तक चल रहा है? भारतेंदु चल रहा है हमारा 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, क्योंकि इसी बीच में इनका जो है जन्म भी होता है और डेथ भी हो जाती है 1885 में। तो इनके द्वारा हिंदी साहित्य के विकास में बहुत सारे कार्य किए गए। इन्होंने क्या किया? पहले तो संस्कृत के सरल शब्दों का चयन किया, अपनी भाषा में संस्कृत के सरल शब्दों का चयन किया। उस समय जो चलती फिरती भाषा थी, जो उस भाषा का भी चयन किया, उस भाषा में उन्होंने लिखने का प्रयास किया ताकि आम जनमानस को समझ में आए। इन्होंने साधारण खड़ी बोली का और भारतेंदु मंडल की स्थापना की। इनके मंडल में बहुत सारे कवि हुए। भारतेंदु मंडल की स्थापना की, भारतेंदु मंडल, उसमें बहुत सारे कवि हुए। लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बद्रीनाथ चौधरी, राधा चरण गोस्वामी, ये सब जो प्रमुख लेखक हैं वो भारतेंदु युग के हैं। अब भारतेंदु जी ने किन किन चीजों की स्थापना की? तो भारतेंदु जी से ही नाटक का विकास हो रहा है। अब देखिए, नाटक का जो विकास है हिंदी साहित्य में, क्योंकि ये सब विधाएं हैं, तो हिंदी साहित्य में नाटक का विकास, और इन्हीं के समय पत्र पत्रिकाओं का विकास एकदम चरम पर है। पत्र पत्रिकाओं का विकास, नाटक का विकास, निबंधों का विकास हल्का हल्का प्रारंभ हो रहा है। तो ये सब रचनाएं जो है भारतेंदु युग में घटित हो रही हैं। विभिन्न प्रकार के जो लेखक हुए हैं, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, कार्तिक प्रसाद खत्री, ये सब लेखक हैं किस युग के? भारतेंदु युग के। भारतेंदु जी के द्वारा 2-3 पत्रिकाओं का भी संपादन किया जा रहा है। कविवचन सुधा, और कौन सी है? और एक बाला बोधनी पत्रिका है, बाला बोधनी पत्रिका। ऐसे विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया जा रहा है। अब आगे का जो कालखंड है उसमें जो है मुख्य रूप से आगे कालखंड ये देखते हैं, द्विवेदी युग। हमको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़े नाटककार थे। इनके द्वारा ही इन्होंने क्या किया? संस्कृत के कई नाटकों का भी अनुवाद किया और हिंदी में भी कई सारे नाटक लिखे। द्विवेदी युग का कालक्रम कब है? द्विवेदी युग का कालक्रम है बेटा 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक। अब द्विवेदी युग कौन है? द्विवेदी जी कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कहा जाता है हिंदी गद्य के अगर पितामह ये हैं, हिंदी गद्य के खड़ी बोली के जनक अगर ये हैं, तो उसको परिष्कार करना और उस हिंदी भाषा और खड़ी बोली को परिष्कृत करने का काम, शुद्ध करने का काम, परिमार्जित करने का श्रेय किसे जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। और इनका जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में, इनकी पत्रिका कौन सी थी बेटा? सरस्वती पत्रिका।
सरस्वती पत्रिका का आगमन हिंदी साहित्य के लिए ये अपने आप में एक क्रांति थी। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। क्योंकि इनसे पहले श्याम सुंदर दास और 2-3 लोगों ने किया था 2 साल, लेकिन लंबे समय तक इन्होंने किया। 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये ऐसी पत्रिका थी इसमें बड़े बड़े लेखक अपनी कहानी, अपने निबंधों को प्रकाशित करवाना चाहते थे। अगर आपकी कोई भी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो गई, मतलब उसको ये सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब उसने ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। तो द्विवेदी युग में क्या हो गया? निबंधों का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के ललित निबंधों का विकास हुआ, तो ये ललित निबंधकार कहलाते हैं। निबंधों का विकास हुआ, इसमें उपन्यास भी कुछ लिखे जाने लगे। विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं का, सरस्वती के अतिरिक्त कौन कौन सी पत्रिकाएं? इंदु माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, ये सब पत्रिकाएं, सुधा, जागरण, इन सब पत्रिकाओं का क्या हुआ? संपादन द्विवेदी युग में प्रारंभ होता है। अब अगला हम चलते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग, अब ये शुक्ल कौन है? शुक्ल कौन है? हमारे हिंदी साहित्य के कर्ता धर्ता, हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नवीन चेतना और नई दृष्टि के साथ लिखने वाले कौन है? शुक्ल युग। शुक्ल युग का कार्यकाल हमने आपको लिखवाया 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक। शुक्ल युग है हमारे हिंदी साहित्य के बड़े निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, समीक्षक, इतिहासकार, जो भी उपमा दे दीजिए इनको, हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इनके युग में क्या हुआ? तो इनके युग में जो हुआ पहले इन्हीं को जान ले। तो आचार्य रामचंद्र बड़े समीक्षक थे, मतलब समीक्षा के या आलोचक, हिंदी साहित्य के आलोचक सम्राट कहे जाते हैं, आलोचक थे, बड़े निबंधकार थे। तो 2 प्रमुख विधाएं, निबंधकार, निबंध और आलोचना के साथ साथ, निबंध और आलोचना के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का विकास इस युग में भी धड़ल्ले के साथ हुआ। विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का विकास इस युग में भी हुआ। शुक्ल युग, जिसका कार्यकाल है 1919 से लेकर के 1938 तक। इसके जो आधार है, जिसके जो मुखिया हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल युग के नाम पर ही शुक्ल युग पड़ता है। जो बहुत बड़े समीक्षक हैं, आलोचक हैं, जिन्हें समीक्षा आलोचनात्मक किताबें लिखी हैं, इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है इतिहास के ऊपर, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इनके द्वारा लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब इतिहास ग्रंथों में से एक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अच्छे समीक्षक हैं, निबंधकार हैं। और इस युग में बड़े कवि कौन कौन हो सकते हैं? अब शुक्ल जी के साथ समकालीन कौन कौन से हैं? क्योंकि शुक्ल युग लिखा है, इसमें जब हम कविता में पढ़ेंगे तो इन्हीं को छायावाद कह देते हैं। तो छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत। उसके अलावा अगर हम बात करें गद्यकारों में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी समकालीन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र कुमार हैं। आगे भी थोड़ा बहुत इसमें आते हैं, इलाचंद्र जोशी हैं। विभिन्न प्रकार के जो ये सब ऐसे कवि या लेखक हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान गद्य में भी है और पद्य में भी है, जिन्होंने कई तरह के निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और काव्य संग्रह भी लिखे हैं। तो ये सब किसमें आते हैं? हमारे शुक्ल युग में। शुक्ल युग के बाद हम पहुंचते हैं आपके शुक्लोत्तर युग में। तो बस हमें कालक्रम याद रखना है और उसमें महत्वपूर्ण कवि कौन हुए हैं। तो शुक्लोत्तर युग है 1938 से लेकर के 1947 तक। शुक्लोत्तर 1938 से लेकर के 1947 तक। अब ये अर्थात शुक्ल जी के बाद का कालक्रम है। तो इसमें बहुत सारे प्रगतिवादी कवि हुए, बहुत
बहुत सारे लेखक हुए, बहुत सारे नवीन विधाओं का क्या हो गया, विकास हो गया, बहुत सारी नवीन विधाओं का विकास हो गया। इसमें कहानी प्रचुर मात्रा में लिखी जाने लगी, उपन्यास प्रचुर मात्रा में लिखे जाने लगे। उसके साथ नवीन विधाओं में रिपोर्टाज रिपोर्टाज उसके बाद रिपोर्टाज के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरव्यू भी इसमें हुए, बहुत सारे किए गए इंटरव्यू भी किए, जिन्हें साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार, रिपोर्टाज, संस्मरण, ये सब चीजें इनमें लिखी जाने लगी। ये सब विधाओं का विकास, इन सब विधाओं का विकास शुक्ल जी के कार्यक्रम मतलब छायावादोत्तर युग में होता है। इसको शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना। इसमें प्रमुख रूप से जो लेखक आते हैं, इसमें रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर बड़े निबंधकार, संस्कृति और परंपरा को लेकर रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, यशपाल आते हैं, सिंहावलोकन जिनकी रचना है। दिनकर की रचनाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है, कितनी रचनाएं हैं। उपेंद्र नाथ अस्क हैं, भगवती चरण वर्मा है, अमृतलाल नागर हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ये सब जो लेखक हैं, इन लेखकों का विकास धर्मवीर भारती हैं। इन लेखकों का विकास छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग में होता है, जिन्हें छायावादोत्तर युग भी कह सकते हैं। आधुनिक युग, आधुनिक मतलब जब हमारा देश आजाद हो रहा है या स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग मतलब स्वतंत्रता के बाद का युग, अर्थात 1947 के बाद जो लेखक 1947 के बाद जिनका जो है विकास हो रहा है। विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्क, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, ऐसे विभिन्न बहुत सारे लेखक हैं जिनका विकास इस कालक्रम में हो रहा है। तो विद्यार्थियों जो है, हम लोगों ने अभी तक हिंदी गद्य साहित्य का विकास देखा। हिंदी गद्य साहित्य का विकास क्रम कैसे चल रहा है, तो सबसे पहले हमें समझने, एक समरी के रूप में हम आपको अभी बता रहे हैं विकास क्रम कैसे चल रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के जो अवशेष हैं हमको लगभग 9वीं सदी से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जब हम काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो हमारे पहले कवि, जो हिंदी साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं, सरहपा। हिंदी साहित्य के पहले कवि कौन माने जाते हैं? सरहपा, जो सिद्धों के प्रमुख कवि हैं। और अर्थात ये 9वीं सदी या 10वीं सदी की बात चल रही है। और लगभग गद्य साहित्य का विकास लगभग उससे 300-400 साल बाद हो रहा है। तो जो 300-400 साल बाद, लगभग 13वीं सदी से लेकर के 1868 ईस्वी तक में जिस कालक्रम का नाम, कालखंड का नाम दिया गया पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग, तो उसमें किन किन प्रमुख लेखकों का विकास, किन किन प्रमुख विधाओं का विकास हिंदी में हो रहा है। उसमें हमने सबसे पहले लेखक का नाम आता है गंग कवि, जिनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को हिंदी साहित्य के गद्य इतिहास की पहली रचना मानी जाती है। उसी समय फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हो रही है गद्य साहित्य के विकास को लेकर के, उसमें उसके पहले भाषा योग वशिष्ठ एक हिंदी गद्य की बहुत प्रमुख रचना मानी जाती है, रामप्रसाद निरंजनी की। उसके बाद इंसाल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी, सदा सुखलाल की सुख सागर, लल्लू लाल की प्रेम सागर, असदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान, ये प्रमुख रूप से उस कालखंड के क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं और वो रचनाकार हैं। उसके बाद भारतेंदु युग आते हैं। तो भारतेंदु युग अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय का कालक्रम, उसमें बहुत सारी पत्रिकाओं का विकास हो रहा है, बहुत सारे आधुनिक रचनाकारों का विकास हो रहा है। इसमें बालकृष्ण भट्ट हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खुद ही हैं, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। इन सब लेखकों का विकास कब हो रहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसमें मुख्य रूप से पत्रिकाओं का विकास और नाटकों का विकास, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत सारी नाटक जो है क्या है, जैसे बालिके हिंसा हिंसाना भवति, और बहुत सारे उनके जो नाटक हैं जिन्होंने संस्कृत के भी नाटकों का उन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया हुआ है। तो राजा हरिश्चंद्र, सत्य प्रताप, नील देवी, ये सब रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, जो नाटक के रूप में। तो मुख्य उनका जो है
हथियार क्या रहा है? नाटक ही रहा। उसके बाद आते हैं हम भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग। तो द्विवेदी जी कौन है? गद्य साहित्य जब हम अपने 10th की किताबों को पढ़ते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन सबका नाम बार बार आता है, इन लोग के चैप्टर भी लगे हुए हैं। तो द्विवेदी कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बड़े गद्यकार हैं। उनका अधिकतम योगदान हिंदी के गद्य साहित्य में ही है। उन्होंने क्या किया? निबंधों का प्रचुर मात्रा में विकास उनके कालखंड में हुआ। उनके कालक्रम में और शुक्ल युग के कालक्रम में निबंध का विकास बहुत तेजी से हुआ। तो निबंधों का विकास, कहानियों का विकास, क्योंकि प्रेमचंद के समकालीन द्विवेदी युग पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका का संपादन हो रहा है, तो प्रेमचंद बड़े कहानीकार, बड़े उपन्यासकार के रूप में उभरे हैं। तो विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ कहानियों का विकास, निबंधों का विकास हो रहा है। और इनके युग की विशेषता क्या रही है? भारतेंदु युग की विशेषता भाषा की दृष्टि से रही है कि भारतेंदु जी ने भाषाओं को थोड़ा सा तद्भव तत्सम मिश्रित भाषा रही है उनकी, खड़ी बोली के शब्द रहे हैं, कुछ उस समय जो प्रचलित अंग्रेजी भाषा के शब्द उनका भी प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं, अपने साहित्य में किया। द्विवेदी युग में जब हम प्रवेश करते हैं तो द्विवेदी युग में क्या देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हो वो भाषा की स्वच्छता पर बड़ा ध्यान देते हैं कि भाषा स्वच्छ, सुंदर और प्रांजल रहे, अर्थात उसको वो संस्कृत निष्ठ की तरफ थोड़ा धकेलते हैं। अर्थात जो महावीर प्रसाद द्विवेदी या द्विवेदी युग में गद्य साहित्य की जो भाषा रही है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली रही है। उसके बाद आगे जब शुक्ल युग में पहुंचते हैं तो उसके जो आद्य जो कवि है या लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका निबंध संग्रह जो चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि जो 4 भागों में तकरीबन प्रकाशित है, बहुत मशहूर है और उसमें उनके निबंधों का संग्रह है। और बहुत बड़े समीक्षक भी, आलोचनात्मक कई रचनाएं उनकी हैं, इतिहास ग्रंथ भी उनके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। उसके बाद उनकी जो जायसी के ऊपर, कवि तुलसी के ऊपर, इन सब पर जो आलोचनात्मक रचनाएं की गई हैं उनका भी वर्णन है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल जी के उत्तर में अर्थात शुक्ल जी के बाद का जो युग है उनमें जो विभिन्न प्रकार के लेखक उभर रहे हैं। शुक्लोत्तर युग जिसे छायावादोत्तर युग भी कह सकते हैं, शुक्ल युग को छायावादी युग भी कह सकते हैं। जब हम काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे शुक्ल युग, छायावाद युग, ये छायावाद, छायावादोत्तर, ये सब क्या है, प्रगतिवाद। तो ये शुक्लोत्तर में देख लें किनका विकास हो रहा है, कहानी का, उपन्यास का, साक्षात्कार का, संस्मरण का। आधुनिक युग में ये सब जो है विकास हो रहा है। अच्छा, कुछ विधाएं हो सकती हैं, हिंदी गद्य साहित्य की कुछ विधाएं हैं। और हमने अभी बीच में आपको पढ़ाते समय एक प्रश्न किया, हिंदी गद्य के पहले लेखक कौन है? तो गंग कवि हैं, गंग कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले पहले कौन है? तो फ्रांस के जो है इतिहासकार जिनका नाम गारसा दा तासी। हिंदी के पहले इतिहास किताब का नाम है इस्तवार, इस्तवार दला, इस्तवार दला लिटरेतुर, लिटरेतुर एंदुई, एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ये उनकी पुस्तक का नाम है। पहली बार जो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी हमें फ्रेंच इतिहासकार, फ्रेंच लेखक गारसा दा तासी के माध्यम से मिलता है, जिसका नाम है इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। उसके बाद शिव सिंह सरोज आते हैं जिनकी रचना है शिव सिंह सेंगर। उसके बाद मिश्र बंधु आते हैं जिनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सेंगर। उसके बाद आपको मिल जाएंगे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका इनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये विभिन्न प्रकार के इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य के। इनके माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है कि कौन कौन से कवियों का कालक्रम, उनकी रचनाएं, उनका जीवन वृत्त कैसा रहा है। तो हिंदी गद्य साहित्य का विकास, तो पहले कवि गंग कवि जिनकी रचना है छंद छंद वर्णन के। अब कौन कौन सी विधाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी गद्य साहित्य की विधाएं हैं? तो एक हेडिंग हम पढ़ते हैं, गद्य साहित्य की विधाएं। गद्य साहित्य के विधाएं, हिंदी गद्य साहित्य के विधाएं। विधाओं का मतलब क्या है? गद्य साहित्य को किन किन चीजों से लिखा गया। तो एक होता है निबंध, निबंध के बाद आता है दूसरा जिसको हम लोग पढ़ते हुए सुनते हुए बड़े हुए हैं, माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, कहानी। तीसरा क्या है? उपन्यास,
तीसरा है उपन्यास। चौथा क्या है? चौथा हो जाएगा उपन्यास के बाद नाटक। नाटक, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हम लोग। नाटक, उसके बाद एकांकी। एकांकी, उसके बाद एकांकी, उसके बाद आलोचना। आलोचना, उसके बाद आत्मकथा। आलोचना, आत्मकथा, जीवनी। जीवनी, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र। रेखा चित्र, संस्मरण। संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण, डायरी। डायरी और गद्य काव्य। गद्य काव्य, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये हिंदी साहित्य की विधाओं के रूप में इनको जाना जाता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और भी बहुत सारी विधाओं का विकास हिंदी साहित्य में हो चुका है। तो निबंध क्या है? निबंध दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नी प्लस बंध, मतलब अच्छी तरह बधा हुआ। अच्छी तरह से बधा हुआ। संक्षेप में वह रचना जो किसी भी लेखक के विचारों को सीमित शब्दों में, जो किसी भी लेखक के विस्तृत विचार को सीमित शब्दों में बांध करके रखने का काम करती है, वह विधा निबंध कहलाती है। जो किसी भी लेखक के किसी भी विषय पर अपने विचारों को सजीव, सीमित, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करती है, निबंध कहलाती है। निबंधों का कालक्रम, निबंध जो है अंग्रेजी के यस्से के अधिक करीब पाया जाता है। जो अंग्रेजी में हम लोग यस्से पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में निबंध कहते हैं। 4 तरह के निबंध होते हैं। पहला है विचारात्मक निबंध। ये भी प्रश्न के रूप में आ जाता है, निबंध कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के निबंध है। विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। लिख दे रहे हैं तो फिर मिटा देंगे। विचारात्मक निबंध, ऐसे निबंध जिनमें विचारों की प्रधानता होती है, विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। भावात्मक निबंध, जिसमें भाव की प्रधानता हो लेकिन वह गद्य के रूप में हो, निबंध हो, भावात्मक निबंध। वर्णात्मक निबंध, जिसमें वर्णन किया गया हो किसी भी चीज का, वर्णात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध, इसमें विवरण प्रस्तुत किया गया हो व्यवस्थित ढंग से, विवरणात्मक निबंध। तो 4 तरह के निबंध है, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध और ये विचारात्मक निबंध। ये 4 तरह के निबंध होते हैं। निबंध के लिखने के क्रम में कुछ प्रमुख निबंध हैं, ऐसे चिंतामणि। ये निबंध संग्रह किसका है? ये हमको याद रखना है। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है? चिंतामणि है। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसका निबंध है? रामधारी सिंह दिनकर का। तो ऐसे ये सब निबंध हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे भारतीय संस्कृति एक विचारात्मक निबंध हो जाएगा। भारतीय संस्कृति किसका निबंध हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी का। अजंता ऐसे भगवत शरण उपाध्याय, जो हमारे लगता है सिलेबस में भी शायद भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो ऐसे ये सब निबंध कहलाते हैं। कहानी क्या होती है? जिनको हम बचपन से सुनते सुनाते चले आए, मानव के सृष्टि के विकास क्रम से ही कहानी का विकास हो गया है। कहानियों का विकास पहले मौखिक रूप से था, लेकिन लिखित रूप से उनका जो है, कहानी क्या होती है? एक बार में जिसको हम पढ़ें और कुछ एक बार बैठने पर ही हम उसको पढ़ करके बैठ जाएं और वो हमको एक निश्चित क्या है, कुछ शिक्षा प्रदान कर रही हो। इसको पढ़ने पर हम विभिन्न प्रकार के भावों की अनुभूति करते हैं। ऐसी विधा क्या कहलाती है? सबसे लोकप्रिय अगर हिंदी में रही है विधा, अगर हिंदी साहित्य कोई है सबसे लोकप्रिय विधा, तो हिंदी को कहानी को माना जा सकता है। सबसे लोकप्रिय विधा अगर कोई हिंदी साहित्य की है, वो कौन सी है? क्योंकि सबसे अधिक बचपन से हम लोग कहानियां पढ़ करके ही आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही कहानियां, राजा रानी की कहानी दादी के द्वारा, मम्मी के द्वारा सुनाई जाती है।
और हिंदी साहित्य की जो पहली कहानी है इंदुमती, बस हम इसका पर्पज यही है कि जो पहली पहली चीजें उसको हम दें। इंदुमती हिंदी साहित्य की पहली कहानी है, इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी साहित्य की पहली कहानी है, हिंदी साहित्य की पहली कहानी क्या है? इंदुमती। इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। उसके बाद हमने बहुत सारी कहानियां प्रेमचंद की पढ़ी हैं। सौत से लेकर के प्रेमचंद की यात्रा शुरू होती है। सौत जो प्रेमचंद की पहली कहानी इसे कह सकते हैं, लेकर के कफन तक तकरीबन 300 कहानियों से अधिक कहानियां लिखने का, जिन कहानी सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद। सोचिए आप, हम लोगों ने कितनी सारी कहानियां उनकी पढ़ी हुई हैं। तो कहानियां जिनके माध्यम से मानव के सृष्टि के विकास प्रारंभ जब से होता है, तो कहानियां सुनना सुनाना हम लोग की जो है बचपन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम बचपन से एक कहानी को सरलता से समझ लेते हैं। हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा या स्वयं में पूर्ण होती है, यह अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है। उपन्यास हिंदी का सबसे सशक्त माध्यम, जिसमें क्या होती हैं? कहानियों का भी मिश्रण मिलेगा आपको, इसमें गद्य पद्य का भी कहीं कहीं अवसर आ जाता है। उपन्यास, उप प्लस न्यास दो शब्द से मिलकर बना है। उप मतलब समीप, न्यास मतलब रखना, अर्थात समीप या सामने रखना या प्यास रखना। लेकिन उप मतलब समीप, न्यास मतलब रखना, तो इसको उपन्यास नहीं पढ़ते, उपन्यास पढ़ते हैं। उपन्यास हिंदी साहित्य की सबसे सशक्त माध्यम है। ये थोड़ा बड़ा होती है, कहानी का जो विस्तृत रूप है उपन्यास कहा जा सकता है। कहानी का जो बड़ा विस्तृत रूप है वह उपन्यास कहा जा सकता है। इसको एक बार में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इसका जो क्लेवर होता है वो बड़ा होता है। लाला श्रीनिवास की जो परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास की परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कहा जा सकता है। हमने बहुत तरह के उपन्यास पढ़े होंगे। चंद्रकांता देखी है बचपन में, चंद्रकांता एवं चंद्रकांता संतति, जो क्या है, ये भी उपन्यास है। उसके बाद बहुत सारे गोपाल दास गहमरी हुए, जो ऐसे चोर डाकुओं पर बहुत सारे उपन्यास नॉवेल लेकर आए। तो ये जो नॉवेल है, अंग्रेजी के उपन्यास अंग्रेजी के नॉवेल के अधिक निकट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उपन्यास संस्कृत से नहीं आया हुआ है, ये अंग्रेजी का जो नॉवेल लिखा जाता है उसके अधिकतम अपने करीब पाया जाता है। नाटक, नाटक सबसे प्राचीन विधा कह सकते हैं। गद्य साहित्य की सबसे प्राचीन विधा क्या है? नाटक, जो अंग्रेजी के ड्रामा या प्ले के से संबंधित है। नाटक काव्य, गद्य काव्य दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। नाटक को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कई सारे अंक होते हैं। नाटक को क्या किया जाता है? मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सारे, और उपन्यासों में बात करेंगे तो प्रेमचंद तो ऐसे भी उपन्यास सम्राट कहे गए हैं, जिनकी सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, ये सब क्या है? उनके जो प्रमुख क्या है? उपन्यास हैं। नाटक हिंदी साहित्य की प्रथम विकसित विधा, जैसे कहते हैं सबसे पहला जो विकसित विकास हुआ है गद्य साहित्य में, वो नाटक का ही हुआ है। बस बहुत पहले से ये नाटक लिखा गया। इसमें नाटककारों में हमने अभी पढ़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाम आता है प्रमुख रूप से इनका आता है। उनके नाटक जो है वैदिकीय हिंसा, हिंसा ना भवति, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, ये सब क्या है? ये सब नाटक है किसके? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। उसी में नाटककारों में दो नाम बहुत बड़े आते हैं। एक तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का ले सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, एक जयशंकर प्रसाद का। ये दो बड़े नाटककार हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नील देवी, सती प्रताप, वैदिकीय हिंसा, हिंसा ना भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये सब हो गए। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, अजातशत्रु, कल्याणी प्रणय, सज्जन, विशाख दत्त, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद के क्या है? नाटक है। तो कुछ नाटक भी होते हैं एकांकी, एकांकी जिसमें नाटक का छोटा हिस्सा कह सकते हैं, इसमें एक अंक होता है। एकांकी अर्थात जिसमें केवल एक ही अंक हो, अर्थात किसी भी नाटक का वह हिस्सा इसको एक ही अंक में संपूर्णता प्रदान कर दी जाती है, वह एकांकी कहलाता है। इसमें एक घूट, एक घूट हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। एक घूट हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। एक घूट
हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है, जिसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक घूट एकांकी के पहले अर्थात हिंदी साहित्य की जो पहली एकांकी मानी जाती है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूट हिंदी साहित्य की पहली एकांकी मानी जाती है। हम लोग को सिलेबस में लगा होगा दीपदान एक एकांकी, दीपदान लगा होगा, नए मेहमान होंगे, नए मेहमान, दीपदान, रीढ़ की हड्डी, ऐसे बहुत सारे जो है एकांकी हम लोगों ने पढ़े होंगे। इसमें बहुत सारे एकांकीकार हुए। आलोचना या समालोचना, पहला जो आलोचना है संयोगिता स्वयंवर है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के गुण दोषों का क्या करना? विश्लेषण करना ही आलोचना कहलाता है। और पहली आलोचना हिंदी साहित्य की संयोगिता स्वयंवर है, ये लिखी गई है लाला श्री निवास दास की। लाला श्री निवास दास की संयोगिता स्वयंवर क्या है? लाला श्री निवास दास की संयोगिता स्वयंवर हिंदी साहित्य की पहली आलोचनात्मक ग्रंथ है। आलोचना क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के गुण दोषों का विश्लेषण करना ही आलोचना कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के या किसी भी रचनाओं का, किसी भी व्यक्ति या उनकी रचनाओं के गुण दोषों का निष्पक्ष विश्लेषण करना ही आलोचना कहलाता है या समालोचना कहलाता है। समालोचना हो जाएगा, आलोचना तो केवल गुण दोषों को बताना हो जाएगा। आत्मकथा, जब कोई लेखक अपने जीवन वृत्त को अर्थात अपने जीवन से संबंधित प्रत्येक घटनाओं को स्वयं ही लिखता है क्रमबद्ध तरीके से, तो वह आत्मकथा कहलाता है। आत्मकथा लिखते समय लेखक का यह ध्यान होता है कि वह अपने जीवन की जो प्रेरक घटनाएं हैं उनका वर्णन ज्यादा से ज्यादा करे, ताकि पाठक जो है, जो पढ़ने वाला है, उस पर एक सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक असर हो। तो आत्मकथा लिखने में बहुत सारे आत्मकथाएं हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद की मेरी आत्मकथा, सिंहावलोकन, यशपाल की, हरिवंश राय की आत्मकथा 4 भागों में, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद है नीड़ का निर्माण, फिर ये सब हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं जो 4 भाग में प्रकाशित हैं। राजेंद्र प्रसाद की मेरी आत्मकथा, गुलाब राय की मेरी असफलताएं, ये सब क्या है? आत्मकथाओं के क्रम में आती है। अर्थात जब लेखक अपने जीवन के उतार चढ़ावों को या जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है तो वह विधा आत्मकथा कहलाती है। और जब किसी लेखक या किसी महान विभूति के बारे में किसी दूसरे के द्वारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन किया जाता है तो वह घटना जीवनी कहलाती है। अर्थात इसे कह सकते हैं बायोग्राफी, अंग्रेजी में बायोग्राफी, इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब खुद। जब लेखक अपने जीवन के उतार चढ़ाव और जीवन के घटनाक्रम को स्वयं लिखता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। और जब लेखक, कवि या किसी बड़ी विभूतियों का वर्णन किसी दूसरे के माध्यम से घटनाक्रम जीवन से लेकर मृत्यु तक किया जाता है तो वह जीवनी कहलाती है। जीवनी बहुत सारी लिखी गई हैं, जैसे प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। तो कलम के सिपाही एक जीवनी है किसकी? प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है। लिखा किसने है? उनके लड़के अमृत राय ने, उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। अब बनारसी दास चतुर्वेदी की जीवनी, पंडित सत्यनारायण की जीवनी हिंदी साहित्य की पहली जीवनी है। पंडित सत्यनारायण की जीवनी हिंदी साहित्य की पहली जीवनी है जो बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे बहुत सारी जीवनियां लिखी गई हैं। आवारा मसीहा है जो कृष्ण प्रभाकर के ऊपर लिखा गया है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया। निराला की साहित्य साधना जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर लिखा गया जीवनी है। कलम का सिपाही हमने आपको बताया कि अमृत राय के द्वारा लिखा गया है प्रेमचंद के ऊपर। पंडित सत्यनारायण की जीवनी लिखा गया है इसके द्वारा, पंडित सत्यनारायण की जीवनी बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा, जो ये हिंदी की पहली जीवनी मानी जाती है। रेखा चित्र, जब किसी भी लेखक के द्वारा रेखा और चित्र, दो शब्दों से मिलकर रेखा प्लस चित्र, अर्थात जब शब्दों के माध्यम से कोई लेखक किसी भी व्यक्ति के भाव भंगिमाओं, उसके या शारीरिक गठन या क्या कह सकते हैं उसकी बनावटों का चित्र खींचता है, वर्णन करता है, तो वह विधा रेखा चित्र कहलाती है। जब शब्दों के माध्यम से किसी भी
विशिष्ट व्यक्ति का चित्र खींचा जाए तो वह रेखा चित्र कहलाती है। इसमें कुछ रचनाएं जैसे अतीत के चलचित्र किसकी लिखाई हुई है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की। माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की क्या है? रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनी की क्या पुरी की क्या है? रेखा चित्र। ये सब रचनाएं क्या है? रेखा चित्र में संस्मरण। अब इस संस्मरण मतलब याद करके, जब एकांत में आप बैठे हो और किसी रचनाओं को याद करके आप कोई रचना लिख रहे हो, किसी को याद करके, अर्थात बीते हुए दिन या स्मृतियों को याद करके जब कोई रचना लिखी जाती है तो संस्मरण कहलाती है। ऐसे में स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। पथ के साथी किसका लिखा है? महादेवी वर्मा का। उनके समकालीन जो लेखक थे, बड़े लेखक थे, उनको उन्होंने पथ के साथी नाम से एक क्या लिखा? संस्मरण लिखा है। पथ के साथी, जंजीरें और दीवारें, वे साथ हम साथ, स्मृति की रेखाएं, ये भी महादेवी वर्मा की, दोनों महादेवी वर्मा की लिखी हुई है। डायरी, जब अपने हर दिन की दिनचर्या को आप डायरीबद्ध कर देते हैं तो वह विधा डायरी कहलाती है। गद्य का, इसमें गद्य और कविता दोनों का संग्रह हो, इसे हम चंपू काव्य भी कह सकते हैं। जब गद्य और कविता दोनों का क्या हो जाए? संग्रह एक साथ किया जाए तो उसे गद्य काव्य या चंपू काव्य भी कहा जा सकता है। तो ये मोटी मोटा हम लोगों ने क्या कर लिया, इसमें कुछ रचनाएं जैसे भारतेंदु के द्वारा चंद्रावली एक रचना की गई है, उसे गद्य काव्य की श्रेणी में आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पहली जो है चंद्रावली को गद्य काव्य के अनुसार कहा, गद्य काव्य के अंदर लिखा जा सकता है, गद्य काव्य के अंदर समाहित किया जा सकता है। वियोगी हरि की तरंगनी है, राधा कृष्णदास की दास है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये कुल मिलाकर हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य का एक संपूर्ण निचोड़ जो है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ है, कहाँ शुरू होता है, किस सन से शुरू होता है, तो प्राचीन काल से शुरू होता है या जैसे पूर्व भारतेंदु युग से लेकर के स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 के बाद तक जो है हम उनको देखे हैं। 6 कालों में बांटा गया है। प्राचीन युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, 13वीं सदी से लेकर के 1868 तक, 1868 से लेकर के 1900 तक, 1900 से लेकर 1922 तक, 1918 से लेकर के 1938 तक, उसके बाद लेकर 47 तक, 47 के बाद से अब तक। तो ये कालक्रम था जो विभिन्न युगों में कौन कौन से लेखक हुए हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद कौन कौन सी हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं हैं जिनका विकास अब भी हो रहा है और उनमें खूब सारी रचनाएं लिखी जा रही हैं विभिन्न लेखकों के द्वारा। तो अलग अलग विधाओं के बारे में हमने 60 मतलब एक संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया, जिसमें निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, गद्य काव्य, ये विभिन्न प्रकार के जो क्या है विधाएं हैं, इनके बारे में और हिंदी साहित्य की पहली वो रचना कौन सी है उसको भी बताने का प्रयास किया गया है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कुछ परीक्षाओं में आता है। जैसे पहली कहानी हिंदी साहित्य की कौन सी, तो इंदुमती थी, किशोरीलाल गोस्वामी की। पहला जो है सॉरी एकांकी कौन सा है, तो पहले एकांकी कौन से है, जयशंकर प्रसाद की एक घूट है। ठीक है, उसके बाद पहली आलोचनात्मक रचना कौन सी है, तो संयुक्ता स्वयंवर है, जो लाला श्रीनिवास दास की है। ऐसे ही जीवनी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जो कुछ फेमस है उनके बारे में जिक्र कर दिया गया है। और अब कुछ एक क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए, कुछ क्वेश्चन हो तो आपको कराया जाए। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जा सकता है। शुक्ल युग की समय सीमा है, तो शुक्ल युग की समय सीमा कब है? अभी हमने पढ़ा 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है प्राचीन युग अर्थात पूर्व भारतेंदु युग कब से चला? 13वीं सदी से लेकर के 1868 तक। उसके बाद भारतेंदु युग चला है 1868 से लेकर के, भारतेंदु युग चला 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। तो ये हो गया भारतेंदु युग की समय सीमा। एक क्वेश्चन से 4 भारतेंदु युग की समय सीमा ये हो गई हमारी। भारतेंदु के बाद शुक्ल जी आता है तो शुक्ल युग की समय सीमा। ये शुक्ल युग के बाद द्विवेदी आता है, नहीं शुक्ल के बाद भारतेंदु के बाद द्विवेदी फिर शुक्ल आता है। तो ये हो गया 1900 से लेकर के 1922 तक। 1919 या 22 तक कौन आता है? द्विवेदी आता है। 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल आते हैं। तो ये हो गया एक रचना। या क्वेश्चन है आगे, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन से हैं? तो चंद छंद वर्णन की महिमा कौन है? हिंदी गद्य की पहली रचना है, हमने आपको अभी पढ़ाया। हिंदी गद्य साहित्य की
पहली रचना कौन सी है? चंद्र छंद वर्णन की महिमा। तो दौलत लक्ष्मण सिंह है नहीं, लल्लू लाल है नहीं, कवि गंग है। लल्लू लाल की कौन सी रचना है? लल्लू लाल प्रेम सागर है। भाषा योग वासिष्ठ, एक रचना हमने बताई आपको, भाषा योग वासिष्ठ। तो किसकी रचना है भाषा योग वासिष्ठ? राम प्रसाद निरंजनी की है। लल्लू लाल की क्या है? लल्लू लाल प्रेम सागर। कवि गंग की वही चंद्रचंद वर्मा। देवसेन की श्रावकाचार। श्रावकाचार जिसे हिंदी साहित्य की पहली रचना माना जाता है। हिंदी साहित्य की पहली रचना, कविता गद्य मिला करके हिंदी साहित्य की पहली रचना क्या है? देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी साहित्य की पहली रचना मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश से प्रसारित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधावर्षण नहीं है, हिंदुस्तान टाइम नहीं है। उद्दंड महादन के बारे में क्या बताया हमने? ये भारत की पहली हिंदी पत्रिका है। हिंदी पत्रिका कौन सी है पहली? उद्दंड मार्तंड है, जिसका संपादन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शास्त्री के द्वारा कलकत्ता से कराया गया। बनारस अखबार, बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र अर्थात कौन सी रचना है जो हिंदी के पहला समाचार साप्ताहिक समाचार पत्र है? तो ये हो गया बनारस अखबार, ये साप्ताहिक है। आगे आप आते हैं, ये भी बनारस अखबार था, ये भी बनारस अखबार था। आगे और कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे हुए हैं कविता के, तो कविता तो हमने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन एक बार कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। लहर, लहर के रचनाकार कौन है? लहर आंसू झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। लहर आंसू झरना किसकी है? जयशंकर। ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। लहर के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त की साकेत पढ़ते हैं। महादेव वर्मा की हम विभिन्न प्रकार की रचनाएं, जैसे अभी हमने अतिथि की चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, दिनकर की रश्मि रथी और बहुत सारी रचनाएं जो हम पढ़ते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की लहर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। खुमार रासो, दलपत विजय खुमार रासो। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा निम्न किस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है? आश्रयदाता राजाओं की तो ये आदिकाल की है, मतलब राजाओं की प्रशंसा करना। आदि आश्रयदाता, ये आदिकाल को ही हम क्या कहते हैं? वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल में क्या था? राजाओं की प्रशंसा की जाती थी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? भक्ति काल को। तो ये सब चीजें हम आपको पढ़ाई नहीं है, इन सब चीजों को हम लोग बाद में करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। हमने पूरे गद्य साहित्य का इतिहास, उसका कालक्रम, उस कालखंड में जो प्रमुख लेखक, उस कालखंड में विकसित विधाओं के नाम और विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, उनका विकास वो क्या है, पहला स्थान कौन सा है, तो कुछ बहुत ज्यादा विस्तृत तो नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि आप लोग की परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें से कम 2-4 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इसे देखिए और जो कुछ भी क्वेश्चन हो कृपया कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। अगली क्लास में उसका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।